आज की इसमें जूम कक्ष में सभी का स्वागत है। हम आज एक विषय पर बात करेंगे, प्रकृति निरीक्षण से कैसे शिक्षण संभव है, कैसे बेहतर शिक्षा ली जा सकती है। और हम इसके लिए हमने प्रयास भी शुरू किया, एक कार्यशाला के रूप में शुरू किया था। हमने 20 जून से शुरू किया था और 31 जुलाई तक जो चलाएंगे। तो उसमें हमारी निरंतर कोशिश रही कि प्रकृति से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो हम उन पर एक बार बात कर लें। तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, योग से शुरू किया था हमने, योग दिवस मनाया था। फिर उसके बाद कविताओं रस पर चर्चा करी और फिर कहानियों पर चर्चा करी, जीजू भाई की कहानियों पर। फिर आज हम जितनी भी हमने चीजें की हैं उन पर एक बार नजर भी दौड़ाएंगे, पीछे की हमने क्या किया, उसमें हमने क्या सीखा, हमने क्या किन किन चीजों पर बात की। तो प्रकृति निरीक्षण से कैसे चीजें संभव हो जाती हैं, सीखते हम कैसे हैं। तो सिलसिलेवार बात करने के लिए हम एक पीपीटी के जरिए, पॉइंट कोई छूटे ना, इसलिए एक सुविधा है तो उसका हम उपयोग कर लेते हैं। अरुण जी जरा स्वीकृति दे देना शेयर स्क्रीन करने की। हाँ है, अब आप कर सकते जी। तो बच्चे इस बीच फोटोग्राफी के जरिए भी काफी सुंदर तस्वीरें भेजते रहे। तो मकसद यही था कि बच्चे प्रकृति के उन नज़ारों को देखें जो बंद कमरे में छूट जाती हैं या हमारी व्यस्तता के कारण हमसे छूट जाती हैं, रह जाती हैं। क्योंकि हमारी अलग तरह की शिक्षा और अलग तरह की व्यस्तता हो गई है, प्रकृति से दूरी बढ़ती जा रही है, ये हम सब जानते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए भी ये कार्यशाला थी कि प्रकृति से जुड़कर हम एक बार फिर से चीजें सोच पाएं, देख पाएं कि प्रकृति कितनी सिखाती है हमें। तो प्रकृति निरीक्षण से उत्तम शिक्षण कैसे संभव है, तो इस दृष्टि से ये पीपीटी है, इसमें पॉइंट वार हम चर्चा करेंगे। दिमाग में अपने बिठाते रहिएगा कि किस पर हम बात कर सकते हैं। तो जिस तरह से दूसरे विषय हम लगातार सीखते हैं पाठशालाओं में जाकर, गुरु के पास जाकर, तो उतना ही महत्वपूर्ण ये विषय भी है कि प्रकृति निरीक्षण भी महत्वपूर्ण है उतना ही। और वो कैसे है, तो भाषा विषय की जानकारी हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है। हम ये जानते हैं कि भाषा अगर हमें आ जाती है तो हमारा जो व्यक्त करने का तरीका है वो बेहतर हो जाता है। जितनी अच्छी भाषा आ जाती है, अगर 2 आ जाती है तो और बेहतर हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाती है तो और बेहतर हो जाता है, हमारा दायरा फैल जाता है, कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का फैल जाता है। तो जिस तरह से भाषा है, कला विषय की जानकारी हमारे सौंदर्य बोध को दर्शाती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। कैसी भी चित्रकला है या शिल्प कला है, जो भी विज्ञान की समझ हमारी सोच को तार्किक कर देती है, ये हम जानते हैं। तभी इन विषयों को हम सीखने के प्रति लालायित रहते हैं या कोशिश करते हैं। इन सभी को सश्रम सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है भरपूर, ये हम सभी जानते हैं। चाहे वो भाषा हो, कला हो, विज्ञान हो, तो इसमें रात दिन एक करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। गुरु के पास, गुरु से बार बार सवाल करने पड़ते हैं, जवाबों के द्वारा वो जानकारी लेनी पड़ती है। फिर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेत, नदी, पहाड़ को निहारने मात्र से शिक्षण कैसे संभव है, ये देखते हैं कि प्रकृति निरीक्षण से बेहतर शिक्षा कोई नहीं है या बेहतर शिक्षा मिल सकती है, तो देखने मात्र से कैसे संभव है। हम इस पर बात करेंगे, सवाल भी कर सकते, आखिर में करते हैं। ये निहारना क्या है, हम अगर निहार रहे हैं तो हमारे पास दृष्टि क्या है, आइए जानते हैं कि ये दृष्टि है क्या। प्रकृति निरीक्षण मतलब क्या। हम बहुत सारी चीजों को सरसरी तौर पर देखते हैं, एक बार में देख लिया, हाँ हाँ ये लोग मौजूद हैं, है ना, ये चीजें हैं हमारे आसपास, तो ये अच्छी हैं सभी, ये पहले से दिमाग में तय है, ये अच्छी हैं। जिनके बारे में हमने सुन लिया, पढ़ लिया, बता दिया गया, उसके बारे में वैसे एक आग्रह लिए बैठे। शेर है, जानवर है,
जंगली है, मार देगा। तो ये एक सरसरी तौर पर देख लिया, जंगल है, शेर होगा, खूंखार होगा, उसे डरना चाहिए। टकटकी लगाकर भी देखते हैं, घूर कर देखते हैं कि जब चीज समझ में नहीं आती तो उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अरे ये क्या, ये नई चीज कौन सी। तो टकटकी लगाकर देखते हैं हम चीजों को, जब कोई नई चीज दिखाई देती है। रोज दिखाई देने वाली चीजों पर टकटकी मुश्किल से लगाई जाती है। दृष्टा भाव से देखना, कि हम ऊपर बैठकर ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल चीजों को, क्या चीजें हो रही है, कैसी हलचल हो रही है। इन तीनों में, ये तीन तरह की चीजों में एक बात कॉमन रहती है कि शांत भाव से देखना होता है तीनों को, सरसरी टकटकी लगाकर या दृष्टा भाव से ऑब्जर्वर बनकर। जब हम हस्तक्षेप करने लगते हैं, हस्तक्षेप भाव से देखते हैं कि ऐसा कर देंगे तो कैसा होगा, थोड़ा डिस्टर्ब करके, है ना, छेड़ कर देखते हैं ये मधुमक्खी के छत्ते को क्या होता है, ये क्या। तो वो हस्तक्षेप भाव से देखने में जिज्ञासा वश या कौतूहल वश चाहे अनचाहे हानि पहुंचाना शुरू हो जाता है ना। जब छेड़ने का भाव पैदा होता है हमारी दृष्टि में, तो हम उसको थोड़ी चोट पहुंचाते हैं, नेचर को थोड़ा, वहां से शुरू हो जाता है। इस पर विस्तार से बात करते हैं, तो पहले कुछ तस्वीरों को देख लेते हैं। कुछ तो बच्चों ने ही खींची हैं, कुछ गूगल से लिए हैं। देखते हैं सुंदर तस्वीरों को और कोशिश करते हैं कि वो तस्वीरें हमसे क्या कहती हैं। तो आस्था दीपाली जी की इसमें बहुत सारी तस्वीरें खींची हुई हैं, कुछ की मदद से ली गई हैं। ये सूर्योदय है, और कुछ दो तस्वीरें सामने रख दी जाएं तो कंफ्यूजन भी हो सकता है, सूर्योदय है या सूर्यास्त है, लगभग एक जैसी स्थिति होती है। लेकिन गहरे नजर वाले पता लगा लेते हैं कि ये सूर्योदय है या सूर्यास्त है। पक्षियों का लौटना या पक्षियों का उस ओर जाना, तो ये इससे अनुमान लगाते हैं, और दूसरे भी प्रकृति अन्वेषी पता लगा लेते हैं। तो ये एक दृश्य है, ये सूर्यास्त है, ये पूर्णिमा की रात, इंद्रधनुष, एक सुंदर दृश्य है जिसमें बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, जो हम अपने आसपास चाहे कि उस दृष्टि से भी लगाए जाते हैं पेड़ पौधे, फिर वो सालों आसपास बनकर रहते हैं। ये कपासी मेघ हैं, कई बरसने वाले बादल होते हैं, कई दिखने वाले होते हैं। तो ये घुमड़ते मेघ हैं जो बारिश करते हैं। सुंदर पुष्प बगीचा पार्क के किनारे, पुष्प है ये खिला हुआ, खिलने वाला है। ये इस पे एक मकोड़ा की बैठ गया आकर। बगीचा है, पेड़ों की कतार है नए तरह की, जिसकी तनों पर भी कुछ चीजें उगाई हैं, पत्ते अलग तरह से उग रहे हैं। पुष्प वाटिका है जो आदमी के अनुसार ढली है, इच्छा के अनुसार। ये जीव जंतु पानी पी रहे हैं, ये पानी पीने का स्रोत है इनका। ये एक बुजुर्ग पेड़ है जिसने एक लंबे समय को देखा है, प्यासा व्यक्ति प्यास बुझा रहा है। अंजुल होती है सबसे अच्छी पात्र, कहीं भी तैयार रहती है प्यास बुझाने को। लताओं से लिपटा एक पुल है, पर्वत श्रृंखला, ये कंदरा, पहाड़ों के बीच में एक स्थान। तो हमने कुछ तस्वीरें देखी, और बहुत सारे लोग तो उसमें मुग्ध भी हो सकते हैं, प्रकृति के दृश्यों को देखकर न जाने क्या क्या सोचने लगे, उनकी कहानियां शुरू हो जाएंगी, एक दृश्य में ही खो सकते हैं वो, ये संभावना रहती है। तो मनुष्य की सभ्यता के चिन्ह जो हम मानते हैं, तो उसमें प्रकृति का क्या योगदान है, तो एक बार समझते हैं उसको। मनुष्य की सभ्यता के चिन्ह में ये जो निर्मित किए वो प्रकृति के चितेरों ने ही किए, प्रकृति के प्रेमी, प्रकृति को से प्रेम करने वालों ने ही
सभ्यता के चिन्ह बनाए। जैसे हमारे पास सभ्यता का पहला पैमाना भाषा है, हमारे पास को दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये अभिव्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है ना। तो भाषा में शब्दों की धातुओं का निर्माण भाषाविदों ने प्राकृतिक ध्वनियों से बताया है। तो एक तस्वीर भी दिख रही है आपको कि पत्ता पेड़ से गिर रहा है। तो भाषा विज्ञान में भाषाविद बताते हैं कि बहुत सारी ध्वनियां भाषा निर्माण के समय ध्वनियां प्रकृति की ध्वनियों ने उन शब्दों को बनाया, धातुओं को बनाया, संस्कृत की धातुओं को। जैसे पत धातु, पत्ता पेड़ से गिरा तो जो ध्वनि हुई पत, तो वहां से पत धातु का निर्माण हुआ। तो उस धातु से बहुत सारे शब्दों का निर्माण हो गया। पत्र न, पत्तल, पतन, जो पतनशील, बहुत सारे शब्दों का निर्माण फिर धातु से बन गया। तो ये प्रकृति की एक देन है। तो प्रकृति, भाषा का जो विकास है वो प्रकृति से निकला, प्रकृति की ध्वनियों से भाषाविदों ने किया। भाषाविद बताते हैं भाषा निर्माण के समय प्रकृति का योगदान उसमें प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित है इस तरह से। तो दूसरा, हमारे पास सभ्यता का एक चिन्ह लिपि है, हम लिख पाते हैं, अपनी चीज को संजो कर रख सकते हैं। ये कौशल है लिपि में। देवनागरी, खरोष्ठी जो लिपियां, और भी तमाम लिपियां हैं। तो अब लिपि का कैसे निर्माण हुआ? लिपि पत्र पर लिखी जाती है, तो प्रकृति का योगदान आ जाता है। जब हम लिखने की बात करते हैं तो वो भोजपत्र हो, भुर्जपत्र हो, या दूसरे पत्र हो, पेड़ों की छाल हो। पत्र का मतलब एक जगह ये भी है कि वो पतला, शब्द भी पत से ही बना। तो जो पत्ते की तरह पतला हो, उस पर, जिस पर लिखा जा सके, वो पत्र कहलाता है। वो भुर्ज पत्र इसलिए कहलाता है कि वो पतला होता है पत्ते की तरह, वो, जबकि वो छाल है, पेड़ की छाल है। तो प्रकृति का योगदान लिखने में भी सहयोगी है हमारा लिपि को। अब तो ये दो लिपियां हैं, अभी और भी हैं लिपियां। तो योग में किस तरह से प्रकृति शामिल है? योग में हम बच्चे प्राय आसनों को तो जानते ही हैं, जितने भी आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन प्राणायाम से तो परिचित हैं, क्रियाओं से भी परिचित होंगे। कुंजल क्रिया जो होती है वो हाथी जो काम करता है उससे बन गई। कुंजल वो पेट की पानी पीकर तुरंत निकाल देता है, तो ये इससे शुद्ध हो जाता है पेट। तो कुंजल क्रिया कुंजर से बन गया, कुंजल क्रिया जो हाथी करता है। तो गजकरणी भी कहते हैं। तो आसन के जितने भी नाम है वो पशु कीट पतंगों के नाम पर आधारित हैं, या वृक्षासन पेड़ की तरह जितने भी हैं, मगर, मकर आसन, मत्स्य आसन, है ना। कुछ ही आसन होंगे, जैसे वज्रासन, वो वज्र, इंद्र के वज्र की तरह पेट को कठोर मजबूती देने के लिए। बाकी सारी प्रकृति और उनसे जुड़े हुए आसनों के नाम, प्राणायाम के नाम भी, जिन्होंने योग का आविष्कार किया है, या यौगिक मुद्राओं का, तो उन्होंने बड़ा प्रकृति के नजदीक, प्रकृति की गोद में रहकर किया, इतना हम समझ पाते हैं। तो नामकरण के आधार से भी समझते हैं, बाकी उनकी क्रियाओं से भी समझते हैं कि प्रकृति उपचार भी कैसे करती है। तो योग के अंदर वो सारी चीजें शामिल हैं, हम ये देखते हैं। तो अब एक है नियुद्ध कला। तो प्रकृति और कैसे, सभ्यता की ये भी देना है कि जब हम अपनी रक्षा के लिए हमने बिना हथियार की लड़ाई भी सीखी, तो ये बिना हथियार की लड़ाई नियुद्ध कला कहलाती है। कुश्ती तो है ही एक, जिसमें, और कुश्ती के दाव भी बहुत सारे मानवीय व्यवहार से प्रभावित हैं। लेकिन नियुद्ध कला के बहुत सारे दाव पे जो भी हैं वो पशु पक्षियों की आक्रामक मुद्राओं पर आधारित है। तो इतना हम विश्वास कर पाते हैं कि प्रकृति का उसमें भी योगदान है, कि जिस तरह सर्प अपनी रक्षा करता है फन फैलाकर, तो सर्प फणी प्रहार हो गया, वो जो भी है ना, सर्प मुख प्रहार हो गया, व्याघ्र मुष्टि प्रहार, जितने भी नियुद्ध कला की जितने भी दाव पेच हैं वो सारे पशु पक्षियों पर आधारित हैं। तो
प्रकृति ये भी एक सभ्यता के साथ हम अपनी रक्षा के जो तरीके निकाले हैं हमने नियुद्ध के द्वारा, वो उसमें भी प्रकृति का भरपूर योगदान है। अब संगीत को लेते हैं, संगीत पर थोड़ी चर्चा आज करते हैं। सरगम के जितने भी सारे गामा पाधा निसा जो भी हैं सरगम है, तो उसमें भी स्वरों प्रकृति जो पशु पक्षियों के स्वरों पर आधारित ही इनका नामकरण है, या इनकी ध्वनियों से मेल मतलब इनकी समता उनसे ली गई है। षड्ज में मुंह के 6 अंगों का प्रयोग होता है, तो इसलिए षड्ज ऋषभ हो गया, बैल की ध्वनि से उसका मेल बताते हैं कि वो बैल की ध्वनि की तरह होता है। गंधर्व है ना, मध्यम है, पंचम है, निषाद है, तो जिसमें पशु पक्षियों की आवाजों के आधार पर इनके नामकरण है। जो संगीत के मर्मज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्रकृति के स्वर ही हैं इनमें। प्रकृति जुड़ाव के चिन्ह भी एक बार बात कर लेते हैं कि गुरुकुल परंपरा में छात्रों का जुड़ाव प्रकृति से बना दिखता है। पूरी दिनचर्या पर एक बार विचार करें गुरुकुल वाली, तो उसमें प्रकृति काफी प्रतिशत शामिल है उनकी दिनचर्या में। हम उस पर विस्तार नहीं लेंगे, लेकिन आप एक बार उनकी दिनचर्या पर विचार करेंगे तो देखेंगे प्रकृति शामिल है। लकड़ी काटने से लेकर अपना सारा काम करने तक प्रकृति का वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, या प्रकृति किस तरह से उनको सिखाती है। उनकी कक्षाएं भी खुले वातावरण में अधिक लगती हैं। भाषा का सामाजिक व्यवहार भी सद्भावना अब भाषा उसमें पाएंगे कि हम बहुत सारी चीजें हम एक मैंने लेख पढ़ा तो उसमें ये आवाज आ रही। हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए जी। आपकी आवाज कट रही थी, अब दोबारा बोलिए प्लीज। हाँ, मेरी आवाज कट रही थी। अब आगे जो पिछले 15-20 सेकंड का रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि प्रकृति जुड़ाव के चिन्ह हम अगर अपने आसपास की चीजों में तलाशेंगे तो वो मिल जाएंगे हमें। तो गुरुकुल परंपरा में भी पूरी दिनचर्या पर अगर विचार करते हैं तो ये पाएंगे कि गुरुकुल के जो छात्र हैं वो प्रकृति से अधिक नजदीक रहते हैं। उनकी जो उनका दैनिक शेड्यूल है, दैनिक दिनचर्या जो बनी है, वो प्रकृति उसमें शामिल रहती है। सुबह मैं बहुत सारी चीजें खुद ही, मतलब सुबह जो जिस तरह से वो भ्रमण के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते हैं, वहां से ही प्रकृति शामिल हो जाती है। आजकल बेशक मना है ना बाहर खुले में, लेकिन वहीं से प्रकृति शामिल हो जाए। हम बेशक महत्व मतलब आजकल बंद कमरों में उसके लिए, लेकिन उसमें प्रकृति को कितना हानि पहुंचा रहे हैं ये हम सोच सकते हैं। दूसरा मैंने ये बताया कि भाषा का सामाजिक व्यवहार भी सद्भावनापूर्ण लगता है अगर हम विचार करें तो। जैसे पुष्प चयन है तो पुष्प को चुनने की बात करती है भाषा, ना कि तोड़ने की। जो गिर गए हैं उनको चुनने की। पुष्प चयन जो छूटने वाले हैं पौधों से या छूट गए हैं उनके चुनने की बात करती है। तो ये विचार अच्छा लगा तो मैंने आपसे साझा किया। तो और दूसरा, जहां भी हम अपने दूसरे कार्यकलापों में देखेंगे तो उसमें प्रकृति शामिल रहती है। मान सम्मान, पुरस्कार, तोरण द्वार, अलंकरण समारोह, यज्ञ, पूजन आदि कार्यों में प्रकृति शामिल दिखती है। सभी विचारशील हैं तो विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन हम देखते हैं कि बिना इसके हम रह नहीं पाते। कई बार तो प्रकृति को ऐसा शामिल करते हैं कि प्रकृति के प्रति सद्भाव तो खत्म हो जाता है। इतना भारी सजावट करेंगे कि तो उसमें भूल जाएंगे कि प्रकृति को इससे क्या हानि हो रही है। पिछली 100 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में जो प्रयोग हुए हैं उसमें प्रकृति शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है। परंपरागत शिक्षा से हटकर कुछ प्रयोग तो आज भी स्कूल में विशेष महत्व पा रहे हैं। तो हम गिजू भाई की शिक्षा प्रणाली पर विचार करें, उसके बाद बहुत सारी शिक्षा प्रणाली वैसी है, शिक्षा को लेने के जो तरीके हैं उन पर। तो इस दृष्टि से हमने
मतलब स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से सीखने वाली शिक्षा पर आजकल बल दिया जा रहा है कि बच्चा बिना दबाव भय मुक्त शिक्षा प्राप्त करे तो और समझ के साथ करे, तो उस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो वो सब प्रकृति के नजदीक ले जाकर किया जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है स्कूलों में और सफल भी है वो काफी चीजों को कर पाने में। चिकित्सा क्षेत्र में हम जब देखते हैं वैद्यकीय का जड़ी बूटी विज्ञान भी अन्वेषण वृत्ति पर कायम है, खोजबीन कर कर, चाहे वो हम आदिवासी क्षेत्रों में जाएं तो वहाँ जो कुशल वैद्य हैं वो खोजबीन कर कर ऐसी जड़ी बूटियां लाते हैं कि रोग दूर कर देते हैं। प्रकृति से मतलब बिना निरीक्षण के बिना अन्वेषण के ये सब संभव नहीं था। ये सब अनुभव जो प्रमाण है, दो पर बात करूंगा बस। प्रकृति निरीक्षण के दो उदाहरण हमने कार्यशाला में भी चर्चा करी इसकी, प्रकृति कार्यशाला में। पहला घाघ और बड्डरी की कहावतें। अब ये दो उदाहरण मैंने इसलिए भी रखे कि एक ऐसा उदाहरण है जिसका लाभ घाघ और बड्डरी की कहावतें, जिसका लाभ किताबी पढ़ाई से विलग लोगों ने लिया है, भरपूर लिया है। जो इनको पढ़ा लिखा नहीं मानते होंगे, गंवार और कुछ कहकर संबोधित करते होंगे, लेकिन इनका बड़ा मान सम्मान है और इनकी बातों को बड़ा तवज्जो दी जाती रही है सालों से। और इनका जो प्रकृति निरीक्षण था, अन्वेषण था, शोध कार्य था, तो इस आधार पर ये कृषि मौसम वैज्ञानिक भी थे कि ये बता देते थे कि आज के दिन अगर ये हुआ है तो अगले दिन क्या होगा। और बहुत सारी कहावतें हैं इनकी कि किस तरह की खाद डालें खेतों में और कब क्या क्या करें। किसानों को बहुत मदद मिली इनकी कहावतों से। दूसरा एक उदाहरण है तोतो चान की कहानी, जो तेत्सुको कोरियोनागी जो लेखिका है वो अपने जीवन की बातों को शेयर करती हैं बचपन की, तो जिसका लाभ शहरी पढ़ा लिखा वर्ग ले रहा है कि शिक्षा किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह ना। तो उसे मालूम पड़ गया है कि दबाव व भय मुक्त स्वतंत्र वातावरण में मिली शिक्षा ही असल शिक्षा है। तो एक तरफ तो जो किताबी शिक्षा से दूर है वो अपनी बात कह रहा है, वो इस आधार पर कह रहा है कि वो प्रकृति के नजदीक है, अनुभव लेकर कह रहा है ना। और दूसरा वो है जो प्रकृति से सीखना चाहता है। तो दोनों का अपना महत्व है, हम किसी को एक कमतर नहीं बता सकते, है ना। प्रकृति विच्छेद की पीड़ा, तो उसमें आज इस पीड़ा को सभी संवेदनशील हृदय महसूस कर रहे हैं। प्रकृति विच्छेद जो प्रकृति से दूरी बढ़ गई है, टूट गया है संबंध, जैसे संबंध विच्छेद होता है वैसे प्रकृति विच्छेद की पीड़ा को आज हम झेल रहे हैं कि प्रकृति से जो दूरी बढ़ गई है तो उसके खामियाजे हम भुगत रहे हैं। तो संवेदनशील हृदय इस पीड़ा को महसूस कर रहा है। पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास छीनने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। जलचर थलचर नभचर विचरने वाले जल में, जमीन पर, आकाश में सभी जीवों की नैसर्गिक गतिविधियां मानवीय हस्तक्षेप होने से इस पीड़ा में वृद्धि हुई है। मानवीय हस्तक्षेप जितना बढ़ेगा उनको उनकी प्राकृतिक चीजों से नैसर्गिक चीजों में फिर बिगाड़ पैदा शुरू हो जाएगा। मनुष्य प्रकृति से कटे संबंध को फिर से हरा करने की जरूरत के लिए मजबूर हो रहा है। खुद को लंबे समय तक बचाने के लिए वह अपने सुरक्षा कवच को पहचान गया कि हमें करना क्या क्या चाहिए। अभी तो एक आखिरी बात, प्रकृति पहली शिक्षक है हमारी और पहली चिकित्सक भी है। ये बात कहकर मैं इस स्लाइड समाप्त करता हूँ। फिर हम दूसरी बातचीत शुरू करते हैं साक्षात के सवालों के जरिए। मैं स्टॉप